जय हिंद फ्रेंड्स, मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बीएससी ट्रिकी क्लासेस पे। आज हम लोग एसएससी एमटीएस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए स्टैटिक जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप क्लास में सारे सवालों के आंसर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आज का सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो एसएससी के विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, और यहां से आपके एसएससी एमटीएस के बाकी बची हुई शिफ्टों में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास में कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और सारे सवालों के आंसर कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लास को फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास का लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। दक्षिण अमेरिका में लैंडलॉक्ड स्थलबद्ध देश कौन सी है? फटाफट आंसर करेंगे कि दक्षिण अमेरिका में लैंडलॉक्ड स्थलबद्ध देश कौन सी है। ऑप्शन ए ब्राजील एवं अर्जेंटीना, ऑप्शन बी चिली एवं वेनेजुएला, ऑप्शन सी इक्वाडोर एवं गुयाना, ऑप्शन डी पराग्वे एवं बोलिविया। तो फटाफट आंसर करें कि दक्षिण अमेरिका में लैंडलॉक्ड या स्थलबद्ध देश कौन सी है। तो आपका सही आंसर होगा दक्षिण अमेरिका का लैंडलॉक्ड कंट्री है पराग्वे एवं बोलिविया। याद रखिएगा, पराग्वे एवं बोलिविया दक्षिण अमेरिका की स्थलबद्ध यानी बोल सकते हैं लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित दो प्रमुख लैंडलॉक्ड देश कौन कौन सा है? तो पराग्वे और बोलिविया दक्षिण अमेरिका में स्थित स्थलरुद्ध देश है, लैंडलॉक्ड कंट्री है, याद रखिएगा। अब यहां से और सवाल क्या बन सकता है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश कौन सा है? आपको पता है, बताइएगा कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और यहां पे आपको याद रखना है कि बोलिविया जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है? तो याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है बोलिविया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो लिख लीजिएगा कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है बोलिविया। पराग्वे एवं बोलिविया दक्षिण अमेरिका में लैंडलॉक्ड कंट्री है। अगला यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बोलिविया की राजधानी क्या है? आपको पता है बोलिविया की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा ला पाज। बोलिविया की राजधानी क्या है? तो अगर आपसे पूछे कि बोलिविया की राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा बोलिविया की राजधानी है ला पाज। ठीक है, बोलिविया की राजधानी क्या है? ला पाज। ये तो आसान है, आप जानते होंगे बोलिविया की राजधानी ला पाज। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये पूछ सकता है कि पराग्वे की राजधानी क्या है। तो आप बताइए पराग्वे की राजधानी क्या है? पराग्वे की राजधानी क्या है? ठीक है, पराग्वे की राजधानी क्या है आपको कमेंट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पराग्वे की राजधानी क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या है पराग्वे की राजधानी? असुनसियस। क्या है? असुनसियस। तो ये आपको याद रखना है, पराग्वे की राजधानी है असुनसियस। ठीक है, समझ में आ गया। तो बोलिविया और पराग्वे दक्षिण अमेरिका की दो लैंडलॉक्ड कंट्री है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है बोलिविया। बोलिविया की राजधानी लापाज है, और याद रखिएगा बोलिविया की राजधानी लापाज सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। ठीक है, समझ में आया, इसको भी याद रखना है। और पराग्वे की राजधानी याद रखना है असुनसियस है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी। तो क्लास को एक बार फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो फटाफट आंसर करेंगे गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो आसान सा क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल आप जानते हैं कि गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में स्थित है। तो याद रखिएगा गोबी डेजर्ट कहां स्थित है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। ठीक है, तो गोबी मरुस्थल कहां स्थित है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में स्थित है, याद रखना है।
जोजिला दर्रा कहां स्थित है? आंसर करेंगे जोजिला दर्रा कहां स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो फटाफट आंसर करेंगे कि जोजिला दर्रा कहां स्थित है। तो आसान सा क्वेश्चन है, आपको बताना है जोजिला दर्रा कहां है। तो याद रखिएगा कि वर्तमान में जोजिला दर्रा लद्दाख में है। ठीक है, पूछेगा जोजिला दर्रा कहां है तो याद रखना है कि जोजिला दर्रा लद्दाख में है। ठीक है, जोजिला दर्रा कहां पे है? तो लद्दाख में एक जिला है जिसका नाम है कारगिल। तो लद्दाख के कारगिल जिला में है। ठीक है, याद रखिएगा कि लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है। जोजिला दर्रा कहां स्थित है? तो जोजिला दर्रा लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। लेकिन आपको याद रखना है कि जोजिला दर्रा वर्तमान में लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है। और जोजिला दर्रा का खासियत क्या है? जोजिला दर्रा किसे जोड़ती है? आपको याद रखना है जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ती है। तो लेह आपका कहां हो गया? लद्दाख में हो गया। और श्रीनगर कहां हो गया? जम्मू कश्मीर में हो गया। तो लेह और श्रीनगर को जोड़ती है। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा जोजिला दर्रा किसे जोड़ती है? तो लेह और श्रीनगर को जोड़ती है। ठीक है, पूछेगा कि जोजिला दर्रा किसे जोड़ती है? तो जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ती है। याद रखिएगा, लेह आपका लद्दाख में है और श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो जोजिला दर्रा लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है। जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ती है। ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा। तो क्लास को एक बार फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? आपको बताना है। तो आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आप लोग पढ़े भी हैं कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, आपको बताना है। ठीक है, तो फटाफट आंसर करें, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो आप जानते हैं कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य बोलेगा तो गुजरात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखिएगा गुजरात की तटरेखा जो है 1600 किलोमीटर, गुजरात जो है 1600 किलोमीटर तक समुद्र से बाउंड्री शेयर करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। तो याद रखिएगा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य पूछे तो गुजरात, और सबसे कम तटरेखा वाला राज्य पूछे, सबसे कम तटरेखा वाला राज्य पूछे तब आप क्या आंसर कीजिएगा? सबसे कम तटरेखा वाला राज्य हो जाएगा गोवा। याद रखिएगा, सबसे कम तटरेखा वाला राज्य पूछ दे तो आंसर याद रखना है गोवा। और सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य पूछेगा गुजरात। तो ये दो क्वेश्चन पहले समझ में आ गया। इसके अलावा यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो क्या बन सकता है? पूछ सकता है कि भारत की, ठीक है, भारत का कुल कितना क्षेत्रफल जो है समुद्र से सटा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये पूछ सकता है भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है। तो याद रखिएगा भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है, आपको भी बताना है इस क्वेश्चन का अगर आंसर पता है तो। भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? तो याद रखना है 7516, 7516.6 किलोमीटर। तो कहीं कहीं 7517 किलोमीटर भी आपको मिलेगा। तो याद रखना है कि भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, तो या फिर ऑप्शन में हो सकता है, आप समझ रहे हैं 0.6 है, यानी ये 0.5 से बड़ा है, तो 7517 किलोमीटर भी आपको मिल सकता है। तो भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर याद रखिएगा। और सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। और यहां से एक क्वेश्चन और आप लिखिएगा, आपसे ये क्रम में भी पूछा जाता है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक तटरेखा वाला है। गुजरात समझ में आ गया, लेकिन पूछ देगा दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, आप बताइएगा। आप आंसर करें दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। समझ में आया? गुजरात तो हो गया सबसे अधिक, लेकिन अगर आपसे पूछे दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य तो आप क्या आंसर करेंगे? दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आंसर करें दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, आपको बताना है।
ठीक है, तो याद रखिएगा दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। समझ में आया? तो दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। और तीसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। समझ में आ रहा है? तो गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, आंध्र प्रदेश दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, तमिलनाडु तीसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। ये तीनों आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? और गुजरात का कितना एरिया जो है समुद्र के साथ बॉर्डर शेयर करता है या समुद्र के साथ सटा है? तो याद रखिएगा 1600 किलोमीटर। गुजरात का 1600 किलोमीटर जो क्षेत्रफल है वो क्या है? समुद्र के साथ सटा हुआ है। तो याद रखिएगा गुजरात जो है भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। यह लगभग 1600 किलोमीटर समुद्र के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टिहरी जल विद्युत परियोजना कहां स्थित है? आंसर करेंगे टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहां स्थित है? तो फटाफट आंसर करें, टिहरी जल विद्युत परियोजना कहां स्थित है? ऑप्शन ए तेलंगाना मंजीरा नदी, ऑप्शन बी उत्तराखंड भागीरथी नदी, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश पेन्नार नदी, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश सोन नदी। तो आप जानते हैं टिहरी डैम जो है उत्तराखंड में है और टिहरी डैम भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा कि टिहरी डैम या टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट उत्तराखंड में है और यह भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो फटाफट आंसर करेंगे, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए गॉडविन ऑस्टिन K2, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी कंचनजंगा, ऑप्शन डी नंदा देवी। तो आपको फटाफट इस सवाल का आंसर करना है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है आपको बताना है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछे कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर, तो आप जानते हैं आंसर हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन K2 गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन आपको यह भी याद रखना है ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कि भारत का, लेकिन ये क्योंकि ये विवादित क्षेत्र में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 है और ये कहां स्थित है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ठीक है, आंसर ऑप्शन ए। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछे कि भारत का निर्विरोध सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की निर्विरोध सबसे ऊंची चोटी यानी जहां पे कोई विवाद ना हो, भारत की निर्विरोध सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तब आप आंसर करेंगे कंचनजंगा। समझ में आया? तो भारत की निर्विरोध सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा कंचनजंगा। और कंचनजंगा कहां पे है? सिक्किम में है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर पूछा है तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन है, इसे K2 भी कहा जाता है और यह पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, तो इस पे विवाद चल रहा है, यह भी चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन अगर आपसे पूछे भारत की निर्विरोध सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा कंचनजंगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में कौन सा देश शीर्ष पर है आपको बताना है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में कौन सा देश शीर्ष पर है आपको बताना है। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो कृषि उत्पादन के क्षेत्र में कौन सा देश शीर्ष पर है आपको बताना है। तो याद रखिएगा कृषि उत्पादन के क्षेत्र में अमेरिका शीर्ष पर है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में अमेरिका शीर्ष पर है। आंसर ऑप्शन सी। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है आपको बताना है। तो आंसर करेंगे उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, आपको आंसर करना है। ठीक है, तो फटाफट आप इस सवाल का आंसर करें कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है।
तो याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कनाडा। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश अगर आपसे पूछे तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कनाडा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कनाडा उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, याद रखिएगा। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? आपको बताना है। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन विच स्टेट्स? ऑप्शन ए तमिलनाडु और कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कावेरी नदी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो कावेरी नदी जल विवाद दो राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना 1990 में हुई थी। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो कावेरी नदी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब यहां से क्या सवाल बनता है? तो आप यहां से कुछ सवाल याद रखिएगा, जैसे कुछ महत्वपूर्ण नदी से सवाल पूछ देगा कि किन किन राज्यों के बीच का विवाद है। जैसे आपसे पूछ देगा महानदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? महानदी जल विवाद। ठीक है, तो आप बताइए कि महानदी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच है? याद है तो आप बताएं, महानदी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच है? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में। ठीक है, महानदी जल विवाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो महानदी जल विवाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में है, याद रखिएगा। और कावेरी नदी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है, याद रखेंगे। इसके अलावा और क्या सवाल बन सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ सकता है कि पेरियार नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? पेरियार नदी जल विवाद, पेरियार नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? वैसे तो आपको पता होगा कि पेरियार नदी केरल में बहती है। पेरियार नदी का अधिकतर हिस्सा केरल में बहता है। तो पेरियार नदी जल विवाद किससे संबंधित है? एक तो केरल हो जाएगा और दूसरा याद रखना है तमिलनाडु। समझ में आया? तो पेरियार नदी जल विवाद केरल और तमिलनाडु के बीच में पूछ सकता है एग्जाम में। जैसे पूछा है कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तमिलनाडु कर्नाटक। वैसे ही पूछ सकता है कि पेरियार नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो पेरियार नदी जल विवाद केरल और तमिलनाडु के बीच में है। और पेरियार नदी कहां बहती है? तो अधिकतर इसका भाग जो है केरल में बहता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? आपको बताना है। तो फटाफट आंसर करेंगे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो आप जानते हैं कि भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? तो याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? तो याद रखिएगा हैली नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क। वर्तमान नाम क्या है या फिर इसका नया नाम क्या है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर कौन सी नदी बहती है? तो याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर रामगंगा नदी बहती है, इसलिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और इसका स्थापना पूछेगा कब किया गया था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का स्थापना 1935 में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का स्थापना 1935 में किया गया था और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, और यह एक टाइगर रिजर्व भी है, इसको टाइगर रिजर्व का भी दर्जा दिया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर करेंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं। रुद्र प्रदेश कहां स्थित है? तो आपको बताना है रुद्र प्रदेश कहां स्थित है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है,
आपको बताना है रुर प्रदेश कहां स्थित है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो रुर प्रदेश कहां स्थित है आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं रुर प्रदेश जर्मनी में है, याद रखिएगा जर्मनी में है रुर प्रदेश। और जर्मनी का रुर प्रदेश क्यों प्रसिद्ध है, तो कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि रुर प्रदेश कहां है, तो जर्मनी में है रुर प्रदेश और यह कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जर्मनी का रुर प्रदेश कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो रुर प्रदेश क्यों प्रसिद्ध है, तो रुर प्रदेश कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और यह जर्मनी में है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था। तो फटाफट आंसर करेंगे, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था आपको बताना है। ऑप्शन ए स्टीफन हॉकिंस, ऑप्शन बी जॉर्ज लेमेत्रे, ऑप्शन सी एडविन हब्बल, ऑप्शन डी अच्युत पनिकर। बिग बैंग थ्योरी होता क्या है, आप जानते ही हैं कि बिग बैंग थ्योरी को विस्तार ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। बिग बैंग थ्योरी को विस्तार ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है और बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक विशाल विस्फोट के कारण हुई है, ठीक है, ये आप जानती हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। और बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था, बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सबसे व्यापक और सबसे स्वीकृत सिद्धांत है। याद रखिएगा, बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सबसे व्यापक और सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा दिया गया था, ठीक है। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा दिया गया था और बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, पर्वत के डाउनफील्ड को क्या कहा जाता है। आंसर करेंगे, पर्वत के डाउनफील्ड को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए अभिनति, ऑप्शन बी भूसतह, ऑप्शन सी घाटी, ऑप्शन डी आधार। तो आंसर करेंगे पर्वत के डाउनफील्ड को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, पर्वत के डाउनफील्ड को अभिनति कहा जाता है। पर्वत के डाउनफील्ड को अभिनति कहा जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला सवाल, जोजिला सुरंग कहां स्थित है। तो फटाफट आंसर करेंगे कि जोजिला सुरंग कहां स्थित है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी लद्दाख, ठीक है। तो जोजिला सुरंग कहां स्थित है आपको इस सवाल का आंसर करना है। तो आंसर कीजिए आप लोग, जोजिला सुरंग कहां स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। तो आंसर कीजिए, जोजिला सुरंग कहां स्थित है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है। आप याद रखिएगा, जोजिला सुरंग पूछे तो जोजिला सुरंग याद रखना, ऑप्शन जो सबसे सटीक ऑप्शन देगा आपको जम्मू कश्मीर देगा। याद रखिएगा, जोजिला सुरंग कहां स्थित है, तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर, ठीक है। जोजिला सुरंग कहां स्थित है, तो जोजिला सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जोजिला सुरंग का एक खासियत है, क्या खासियत है, एशिया की सबसे लंबी सुरंगों में से एक है। एशिया की सबसे लंबी सुरंगों में से एक है, तो ये भी आपको याद रखना है, एशिया की सबसे लंबी सुरंगों में से एक है जोजिला सुरंग और ये जम्मू कश्मीर में है, याद रखना है। जोजिला सुरंग परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसको आपको याद रखना है। और जोजिला सुरंग श्रीनगर घाटी और लेह घाटी को जोड़ने का काम करती है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो भी दिया होगा ए बी सी, तो डी ले लीजिएगा। जोजिला सुरंग कहां है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। लेकिन अब यहां से क्या सवाल पूछ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, कुछ प्रमुख टनल से सवाल आपका पूछ सकता है कि कौन सा टनल कहां पे है। जैसे आपसे पूछेगा अटल टनल कहां पे है, तो आप बताइएगा अटल टनल यानी अटल सुरंग कहां पे है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे स्थित ये सुरंग है, कहां पे, हिमाचल प्रदेश में। तो आपसे पूछेगा अटल सुरंग कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में। ध्यान दीजिएगा, पूछेगा अटल सुरंग कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में। अगला पूछेगा कुथिरन सुरंग कहां पे है, कुथिरन सुरंग कहां पे है। तो याद रखिएगा, कुथिरन सुरंग कहां पे है, केरल में है। कुथिरन सुरंग कहां पे है, तो कुथिरन सुरंग केरल में है, ठीक है। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में है
कुथिरन सुरंग केरल में है। इसके अलावा पूछता है पीर पंजाल, ये भी बहुत पूछा जाता है कि पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ पे है, तो आपको बताना है पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ पे है। आप जानते होंगे जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल रेलवे सुरंग, समझ में आ रहा है। तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। तो ये जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं इसको आप कॉपी में नोट कीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि अटल सुरंग कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। कुथिरन सुरंग कहाँ है, केरल में। पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। थेंग सुरंग कहाँ पे है, थेंग सुरंग कहाँ पे है, सिक्किम में है, याद रखिएगा। थेंग सुरंग कहाँ है, तो थेंग सुरंग सिक्किम में स्थित है। थेंग सुरंग कहाँ स्थित है, तो थेंग सुरंग सिक्किम में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्लास को फटाफट एक बार शेयर कर दीजिएगा। जोजिला सुरंग हिमाचल प्रदेश में, जोजिला सुरंग जम्मू कश्मीर में है, तो याद रखना है सही आंसर क्या होगा, JNK, याद रखिएगा। तो क्लास को एक बार फटाफट शेयर कीजिएगा। पीली नदी किसे कहा जाता है, तो फटाफट आंसर करेंगे कि पीली नदी किसे कहा जाता है। तो आसान सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा पीली नदी किसे कहा जाता है। तो आप जानते हैं हांगहो नदी को पीली नदी कहा जाता है, हांगहो नदी को पीली नदी कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछेगा ये वांगहो नदी कहां बहती है, तो चीन में बहती है, चीन की नदी है, याद रखिएगा। चीन की नदी है वांगहो नदी, यानी वांगहो नदी चीन में बहती है। वांगहो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल याद रखिएगा कि इसे चीन का शोक कहा जाता है। पूछेगा कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो याद रखिएगा चीन का शोक वांगहो नदी को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन पूछेगा चीन का शोक किसे कहा जाता है, तो चीन का शोक वांगहो नदी को कहा जाता है। दूसरा हो सकता है कि वांगहो नदी का ऑप्शन ना दे, आपको पीली नदी लिख दे, तो यह भी याद रखना है कि वांगहो नदी को ही पीली नदी कहा जाता है। यह चीन में बहने वाली नदी है, वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, या फिर पीली नदी को चीन का शोक कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, और याद रखिएगा कि वांगहो नदी यानी वांगहो नदी जो है एशिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, समझ में आया। तो पीली नदी या वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। लगातार विनाशकारी बाढ़ के कारण इसे चीन का शोक कहा गया है। आंसर हो जाएगा पीली नदी किसे कहते हैं, वांगहो नदी को, ऑप्शन नंबर ए। और इंग्लिश क्वेश्चन में गलती लिखा हुआ है तो इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, इंग्लिश में गलती लिखा है। तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर कीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। हु स्टार्टेड दी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी, आपको बताना है। तो कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके द्वारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना शुरू की गई थी, आपको बताना है। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऑप्शन सी प्रतिभा देवी पाटिल, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। तो याद रखिएगा कि 1995 ईस्वी में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम को शुरू किया गया था। और यह किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा शुरू किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा। अब ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम है क्या, तो इसके तहत 4 महानगरों को जोड़ा गया था। क्या किया गया था, 4 महानगरों को जोड़ा गया था। कौन कौन सा 4 महानगर है, तो याद रखिएगा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा गया था। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद होगा ही, कोलकाता को जोड़ा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम यानी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत 4 बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा गया था। यह योजना 1995 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा शुरू किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, आपको बताना है। तो आप ऑप्शन पढ़ें और आंसर करें। ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर पूछे सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, गुजरात। ठीक है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तो आप जानते हैं गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य पूछेगा, तो आपको पता है गुजरात जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो 1 नंबर में आता है गुजरात।
सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। और गुजरात की समुद्री तटरेखा की लंबाई कितनी है? अगर ये क्वेश्चन भी पूछे तो ये भी याद रखना है कि गुजरात की समुद्री तटरेखा की लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, गुजरात की समुद्री तटरेखा की लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। पूछ दे कि गुजरात की, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो कॉपी कलम लेकर बैठेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, पूछेगा कि गुजरात की समुद्री तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो आप याद रखिएगा गुजरात की समुद्री तटरेखा की लंबाई 1600 किलोमीटर है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य अगर पूछ दे तो आप याद रखिएगा गोवा सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है। और इस सवाल का आंसर क्या होगा? भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर याद रखिएगा। अगला सवाल पूछेगा कि भारत के कुल कितने राज्य हैं जो कि समुद्र के साथ सटे हैं या समुद्री तटरेखा बनाते हैं? तो याद रखिएगा 9 राज्य समुद्र से सटे हैं, ठीक है। 9 राज्य, इसको मिटा देते हैं तो अच्छा रहेगा। आंसर समझ में आ ही गया आपको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहां से याद रखना है 9 राज्य समुद्री तटरेखा बनाते हैं, ठीक है। 9 राज्य समुद्री तटरेखा बनाते हैं, तो कौन कौन सा राज्य है आपको बताना है, ठीक है। 9 राज्य समुद्री तटरेखा बनाते हैं, तो कौन कौन सा 9 राज्य है जो कि समुद्र से सटा हुआ है? तो गुजरात जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, आप जानते ही हैं, तो गुजरात याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश जो है दूसरा सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य हो गया, आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु तीसरा सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य है। तो ये 3 आपको याद रखना है क्रम से, बाकी उसके बाद आप ऐसे ही याद रख लीजिए। गोवा जो है सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है, तो 4 राज्य हो गया। उड़ीसा जो है ये भी आपका समुद्र के किनारे है, तो उड़ीसा भी तटरेखा वाला राज्य है, ठीक है। वेस्ट बंगाल तटरेखा वाला राज्य है। पश्चिम बंगाल जो है तटरेखा वाला राज्य है। कर्नाटक, याद रखना है कि कर्नाटक भी समुद्री तटरेखा वाला राज्य है। महाराष्ट्र जो है समुद्री तटरेखा वाला राज्य है, महाराष्ट्र जो है समुद्री तटरेखा वाला राज्य है। इसके अलावा केरल, केरल भी आप जानते हैं कि समुद्री तटरेखा वाला राज्य है। तो भारत के कुल 9 राज्य समुद्री तटरेखा बनाते हैं, यानी भारत के कुल 9 राज्य समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं, यानी समुद्र के किनारे है। तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल। समझ में आया? ये 9 राज्य जो है समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, उसको भी आप लिखिएगा, ठीक है। आपसे ये तो पूछा गया है कि भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आप आंसर कर दिए 7516.6 किलोमीटर। लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाएगा आपसे और सवाल ऐसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, आपसे सवाल पूछेगा कि मुख्य भूमि से भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? मुख्य भूमि से भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है आपको बताना है। समझ में आया? तब आप अगर ये आंसर करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए ये चीज भी ध्यान देना है आपको। पूछा है मुख्य भूमि से इसका मतलब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर, ठीक है। तो मुख्य भूमि से भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, द्वीपों को छोड़कर। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा भारत में 7516 किलोमीटर की तटरेखा है, लेकिन मुख्य भूमि की तटरेखा का लंबाई 6100 किलोमीटर है। और भारतीय द्वीपों का अगर बोल देगा 6100 किलोमीटर ये हो गया, और जो द्वीप है, द्वीप वगैरह को अगर जोड़ दिया जाएगा, द्वीप वगैरह का है 1197 किलोमीटर, ठीक है, 1197 किलोमीटर। अब जोड़ देते हैं तो आप देख लीजिए कितना आएगा, 7000, ठीक है। द्वीपों का 1197 किलोमीटर है, तो इसमें आप जोड़ दीजिएगा 7297 के आसपास आ रहा है। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि 6100 किलोमीटर जो है मुख्य भूमि से याद रखिएगा, ठीक है। मुख्य भूमि से भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। इसके अलावा दमन और दीव, ठीक है, दमन और दीव हो गया, उसके अलावा आपका अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप समूह हो गया, इन सबको मिलाकर अगर बोलेंगे, टोटल बोलेंगे, तब आपका हो जाएगा 7516 किलोमीटर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको आप याद रखिएगा। आया समझ में? मुख्य भूमि से भारत की तटरेखा की लंबाई बोलेगा तो 6100 किलोमीटर याद रखना है, और भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई, जिसमें आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह
लक्षद्वीप समूह, ये सब भी ऐड होगा उसमें 7516.6 किलोमीटर, याद रखिएगा। क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर कर देंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी। कोलेरू झील कहां स्थित है आपको बताना है। कोलेरू झील कहां स्थित है आपको बताना है। तो आप जानते हैं कोलेरू झील कहां स्थित है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी आसाम। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। कोलेरू झील आप जानते हैं आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा कोलेरू झील कहां है, तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, ठीक है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, याद रखना है। अगला सवाल ये पूछ सकता है, ये तो समझ में आ गया कि कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला लाइन यहां से आपको ये भी याद रखना है कि कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में स्थित है। पूछता है ये क्वेश्चन भी कि किन किन नदियों के बीच स्थित है, तो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बीच स्थित है। कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बीच स्थित है, ठीक है, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बीच स्थित है। तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बीच में स्थित है। समझ में आया। तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, कोलेरू झील कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बीच में स्थित है। अगला जो इंपॉर्टेंट यहाँ से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा वो आपको ये याद रखना है कि कोलेरू झील जो है मीठे पानी की झील है। ये भी पूछता है ना कि किस प्रकार की झील है, तो याद रखना यह मीठे पानी की झील है। कोलेरू झील मीठे पानी की झील है। समझ में आ रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है कि कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बीच स्थित है। कोलेरू झील मीठे पानी की झील है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां से एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है, तटरेखा वाला ट्रिक आपको बता देते हैं। एक बच्चा कमेंट कर रहा था, ठीक है, तटरेखा वाला जो 9 राज्य है उसको याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, उसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। 9 राज्य तो हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन आपको ट्रिक याद रखना है। तो तटरेखा से सटे भारतीय राज्यों का ट्रिक याद रखना है। तटरेखा से सटे 9 भारतीय राज्य है, ठीक है, समुद्री तटरेखा से सटे 9 भारतीय राज्य। तो इसको आप लिखिएगा कि समुद्री तटरेखा से सटे 9 भारतीय राज्य का ट्रिक कौन सा होगा, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। गोंगू, गोंगू ताऊ, गोंगू ताऊ आप मक्के खाओ, मक्के खाओ, गोंगू ताऊ आप मक्के खाओ, ठीक है। तो खाओ से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए गोंगू, गोंगू से क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा गोवा, क्या हो जाएगा, गोवा, गोवा हो गया पहला। दूसरा गु से क्या हो गया, गुजरात हो जाएगा, अब जान रहे हैं, तो ये दूसरा हो गया गुजरात। और यहीं से आपको पता भी चल रहा है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा। अगला है तो से क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। ये जो ता लिखा है, ता से क्या होगा, तमिलनाडु हो जाएगा, तो TN लिख देते हैं, TN मतलब तमिलनाडु। ऊ से क्या होगा, उड़ीसा, ऊ से क्या हो जाएगा, उड़ीसा। तो 4 राज्य तो ऐसे ही आपका यहाँ से याद हो गया। आ से क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है दूसरा सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश, तो ये आंध्र प्रदेश हो गया। प से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, आप जान ही रहे हैं, आसान है। प से क्या होगा, वेस्ट बंगाल, हम WB लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, ठीक है, जगह कम है, तो प से पश्चिम बंगाल हो गया। म से पूछेगा तो महाराष्ट्र, म से पूछेगा तो महाराष्ट्र, तो इसको आप याद कौन रखेगा, आपको याद रखना है। म से हो गया महाराष्ट्र। क से पूछेगा तो क से एगो हो गया कर्नाटक, और क से हो गया एगो केरल, तो कोई भी लिख लीजिए पहले। तो क से केरल हो गया, क से कर्नाटक हो गया। तो बस इस तरह करके आप याद रखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। पूछेगा समुद्री तटरेखा से सटे 9 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो गोंगू ताऊ आप मक्के खाओ, गोंगू ताऊ आप मक्के खाओ। तो गोंगू से हो गया गोवा गुजरात, ताऊ से हो गया तमिलनाडु उड़ीसा, आप से हो गया आंध्र प्रदेश, आ से हो गया आंध्र प्रदेश, प से हो गया पश्चिम बंगाल, म से हो गया महाराष्ट्र, क से केरल, क से कर्नाटक, और खाओ जो है ये साइलेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। यहां होगा कोलेरू झील कहां पे है, तो आंध्र प्रदेश। इस चीज को भी आप याद रखिएगा क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, तो बार बार आपको कितना बार बताएंगे, आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो फटाफट आंसर करेंगे कि सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो आसान सा क्वेश्चन है, आप जानते हैं तो आंसर करें कि सबसे ज्यादा भारत में बॉक्साइट का उत्पादन कहां होता है। तो आप जानते हैं उड़ीसा में होता है, तो भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा में होता है।
याद रखिएगा। और उड़ीसा में देश के कुल बॉक्साइट उत्पादन का आधा यहाँ पे उत्पादन होता है, यानी देश के कुल उत्पादन का आधा हिस्सा जो है उड़ीसा में बॉक्साइट का उत्पादन होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा आप जानते हैं कि बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये तो सभी जानते हैं आप लोग कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। याद रखना है कि बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। उड़ीसा का कौन कौन सा क्षेत्र है जो बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो एक तो याद रखना है कोरापुट, पूछेगा कि उड़ीसा का कोरापुट किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो उड़ीसा का कोरापुट बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अगला याद रखिएगा कालाहांडी, समझ में आ रहा है, जो क्षेत्र का नाम लिखा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कालाहांडी, ठीक है। तो कोरापुट और कालाहांडी याद रखिएगा बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है, क्या है, बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है, बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है। तो इसको आप याद रखिएगा कि भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा में होता है। उड़ीसा के कोरापुट और कालाहांडी बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, आंसर ऑप्शन नंबर बी। सरदार सरोवर डैम किस नदी पर स्थित है, आपको बताना है। तो सरदार सरोवर डैम आप बहुत बार पढ़े हैं, तो सरदार सरोवर डैम गुजरात में है, याद रखिएगा। सरदार सरोवर डैम कहां है, तो सरदार सरोवर डैम गुजरात में है और यह नर्मदा नदी के ऊपर है। सरदार सरोवर डैम गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, याद रखिएगा। और नर्मदा नदी के ऊपर कौन कौन सा डैम है, तो एक तो सरदार सरोवर डैम है, इसके अलावा ओंकारेश्वर डैम, याद रखिएगा ओंकारेश्वर डैम भी नर्मदा नदी के ऊपर है, ठीक है। ओंकारेश्वर डैम किस नदी के ऊपर है, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर डैम है। सरदार सरोवर डैम गुजरात में है, नर्मदा नदी के ऊपर ओंकारेश्वर डैम है, ये भी आपको याद रखना है। और आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कि ओंकारेश्वर डैम कहां पे है। हम आपको दो ही ऑप्शन देते हैं, आप इसका आंसर लास्ट में कमेंट में कीजिएगा, एक तो गुजरात और दूसरा मध्य प्रदेश, ठीक है। समझ में आया, हम लिखेंगे नहीं तो कुछ बच्चे गलत समझ लेंगे, ठीक है। तो ओंकारेश्वर डैम नर्मदा नदी के ऊपर है, ये किस राज्य में है, गुजरात में है या मध्य प्रदेश में है, आपको कमेंट करना है क्लास के अंत में, ठीक है। बहुत बार पढ़ाए हैं आपको, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, गांधी सागर डैम किस राज्य में है, तो आसान क्वेश्चन है, आप जानते होंगे गांधी सागर डैम बहुत फेमस क्वेश्चन है। गांधी सागर डैम किस नदी के ऊपर है, आप जानते हैं चंबल नदी के ऊपर है। किस नदी के ऊपर है, तो गांधी सागर डैम चंबल नदी के ऊपर है। तो ये क्वेश्चन याद रखना है, चंबल नदी के ऊपर, ठीक है। गांधी सागर डैम किस नदी के ऊपर है, तो गांधी सागर डैम चंबल नदी के ऊपर स्थित है और यह कहां है, मध्य प्रदेश में है। तो याद रखिएगा कि गांधी सागर डैम कहां है, तो गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश में स्थित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है, यह चंबल नदी के ऊपर स्थित है, याद रखिएगा। गांधी सागर डैम एक चिनाई वाला गुरुत्वाकर्षण डैम है, याद रखिएगा। और गांधी सागर डैम की आधारशिला पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 7 मार्च 1954 को रखी गई थी, ठीक है। तो गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। गांधी सागर डैम चंबल नदी के ऊपर स्थित है। गांधी सागर डैम का पूछेगा कि गांधी सागर डैम का निर्माण कब किया गया था, तो 1954 ईस्वी में इसका आधारशिला रखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, आपसे पूछ सकता है मध्य प्रदेश में और कौन कौन सा डैम है, तो ध्यान दीजिएगा बरना डैम। बरना डैम कहां है, तो बरना डैम याद रखना है मध्य प्रदेश में है। ओंकारेश्वर डैम कहां है, तो बता देते हैं मध्य प्रदेश में है ओंकारेश्वर डैम, ठीक है। पूछेगा ओंकारेश्वर डैम कहां पे है, तो ओंकारेश्वर डैम भी मध्य प्रदेश में है। बरना डैम मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। इसके अलावा कोलार डैम पूछेगा, तो याद रखना है कोलार डैम, ध्यान दीजिएगा कोलार डैम पूछा है, तो कोलार डैम कहां है, मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। बाण सागर डैम पूछ सकता है कि बाण सागर डैम कहां पे है, बाण सागर डैम मध्य प्रदेश में, ठीक है। बाण सागर डैम कहां पे है, तो बाण सागर डैम भी मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो समझ में आ गया, गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश में, बरना डैम मध्य प्रदेश में, ओंकारेश्वर डैम मध्य प्रदेश में, कोलार डैम मध्य प्रदेश में, बाण सागर डैम मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्लास को एक बार फटाफट शेयर कर दीजिएगा। गांधी सागर डैम चंबल नदी के ऊपर है। अब एक और क्वेश्चन याद रखना है यहां से कि चंबल नदी के ऊपर कौन कौन सा डैम है, तो चंबल नदी के ऊपर 3 डैम आपको याद रखना है जो एग्जाम में आपका पूछा जाता है, ठीक है। आप पढ़े भी होंगे कि चंबल नदी के ऊपर कौन कौन सा 3 इंपॉर्टेंट डैम है। तो एक तो आपको याद रखना है कि गांधी सागर डैम हो गया चंबल नदी के ऊपर। दूसरा याद रखिएगा जवाहर सागर डैम, पूछेगा जवाहर सागर डैम किस नदी के ऊपर है,
तो जवाहर सागर डैम याद रखना है, चंबल नदी के ऊपर है। समझ में आया? और इसके अलावा एक और याद रखना है, राणा प्रताप सागर डैम या राणा प्रताप सागर डैम। तो राणा प्रताप सागर डैम भी चंबल नदी के ऊपर है। ठीक है। गाजर चबाते ट्रिक आपको पता ही होगा। गाजर चबाते क्या है ट्रिक? ट्रिक है गाजर चबाते, आपको पता होगा, नहीं तो लिख लीजिएगा। ट्रिक क्या है? गाजर चबाते। इसको आप याद रखिएगा, गाजर चबाते। तो चबाते से हो जाएगा चंबल नदी, याद रखिएगा। चबाते से हो जाएगा, आप लिख लीजिए, जगह नहीं है, बहुत बार हम पढ़ा चुके हैं। तो अगर आप क्लास में रेगुलर नहीं रहते हैं तो ये आपकी गलती है। ठीक है। तो चबाते से क्या होगा? चंबल नदी। और गाजर से देखिए, गौ से हो जाएगा गांधी सागर डैम, जौ से हो जाएगा जवाहर सागर डैम, रौ से हो जाएगा राणा प्रताप सागर डैम। ठीक है, हम सारा लिख भी दिए हैं, तो आप इसको लिखिएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि टाइम भी तो लगता है। जितना ज्यादा बताएंगे उतना क्लास में आपको टाइम लगेगा। और जो बच्चा रेगुलर है वो तो जानता होगा ये सब क्वेश्चन, फिर वो कमेंट करेगा कि सर क्लास में टाइम ज्यादा लग रहा है। तो आप थोड़ा सा क्लास में रेगुलर रहिएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो फटाफट आंसर करेंगे, गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है? आसान सा सवाल है, गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है? ऑप्शन ए सतपुरा रेंज, ऑप्शन बी सेम लिखा है कोई बात नहीं, ऑप्शन सी अमरकंटक, ऑप्शन डी ब्रह्मगिरी पर्वत महाराष्ट्र के नासिक से। तो आप बहुत बार पढ़े होंगे कि गोदावरी नदी जो है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र के नासिक जिले के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। गोदावरी नदी कहां से निकलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। और यहां से आप जानते हैं कि गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी, याद रखिएगा। ठीक है, सभी को याद होगा। तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, याद रखिएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो फटाफट आंसर करेंगे, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए किबिथु, ऑप्शन बी सर क्रीक, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी इंदिरा कॉल। तो आंसर करें, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पहला तो याद रखना है किबिथु के बारे में। किबिथु कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। किबिथु कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। और किबिथु याद रखिएगा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। क्या है? सबसे पूर्वी बिंदु, यहां लिख दे रहे हैं सबसे पूर्वी बिंदु। तो याद रखिएगा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अगर आपसे पूछे तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसका नाम है किबिथु। समझ में आया? तो किबिथु भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है और यह कहां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। अगला याद रखना है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में है, सबसे पश्चिमी बिंदु। ठीक है, पूछेगा सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो याद रखिएगा सर क्रीक। सर क्रीक सबसे पश्चिमी बिंदु है, और सबसे पश्चिमी बिंदु कहां स्थित है? गुजरात में। आ रहा है समझ में? तो आपसे क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे पूछ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपसे एक तो ये पूछ सकता है कि सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु कहां स्थित है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल पूछेगा, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक कहां स्थित है? तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला सवाल यहां से क्या पूछ सकता है, तो आप लोग भी आंसर कीजिए। इस सवाल का आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर करेंगे। पूछा है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, आप आंसर करेंगे। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, आपको आंसर करना है। अगला क्या ऑप्शन है? इंदिरा पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, एक है इंदिरा पॉइंट, एक है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, ध्यान दीजिएगा, इंदिरा कॉल। कॉल जो है, इंदिरा कॉल जो है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो अगर आपसे पूछे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। ठीक है, अब अगला सवाल ये पूछेगा कि इंदिरा कॉल कहां स्थित है? तो इंदिरा कॉल याद रखना है कहां स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। समझ में आया? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। समझ में आ रहा है ना? तो पूछेगा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल है, और ये जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। कॉल, इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहां है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अब हम लोग देखते हैं इंदिरा पॉइंट से सवाल। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछेगा, तो आपको याद रखना है इंदिरा पॉइंट।
ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, याद रखिएगा। लेकिन यहां से आपको क्या याद रखना है कि इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है, अंडमान निकोबार में। इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है, अंडमान निकोबार में स्थित है, अंडमान निकोबार में स्थित है। तो ये तो समझ में आ गया, अंडमान निकोबार में स्थित है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपसे ये पूछेगा कि मुख्य भूमि से दूर सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तब आप आंसर कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, मुख्य भूमि से दूर अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, मुख्य भूमि से दूर, ठीक है, मुख्य भूमि से दूर सबसे दक्षिणी बिंदु पूछे अगर, ध्यान दीजिएगा, मुख्य भूमि से दूर भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु पूछेगा, तब आप आंसर क्या कीजिएगा, इंदिरा पॉइंट कीजिएगा, यह अंडमान निकोबार में स्थित है। आया समझ में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मुख्य भूमि में भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तब आपका आंसर इंदिरा पॉइंट अगर आप कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा डिटेल में बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछे कि मुख्य भूमि में स्थित, ठीक है, मुख्य भूमि में स्थित सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, समझ में आ रहा है, मुख्य भूमि में स्थित भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी आप जानते ही हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, कहां पे है, कैप, उसको कहा क्या जाता है, कैप कोमोरिन कहा जाता है, याद रखिएगा, कैप कोमोरिन कहा जाता है। और ये कहां पे है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। तो इस सवाल को भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आपको देखने को मिलता है। समझ में आया, फिर से आपको समझा रहे हैं। अगर आपसे पूछे मुख्य भूमि में स्थित सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो याद रखिएगा कैप कोमोरिन, कहां है, तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। लेकिन अगर आपसे पूछे मुख्य भूमि से दूर सबसे दक्षिणी बिंदु, तब आप आंसर कीजिएगा इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर कीजिए, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे, क्लास को आप लोग सपोर्ट क्या करें। सांभर झील कहां स्थित है, आपको बताना है, तो फटाफट आंसर करेंगे कि सांभर झील कहां स्थित है। तो आप जानते हैं कि सांभर झील राजस्थान में स्थित है, डिडवाना झील राजस्थान में स्थित है, राजसमंद झील राजस्थान में स्थित है, उदय सागर झील राजस्थान में स्थित है, ठीक है। तो आंसर हो गया सांभर झील कहां स्थित है, राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर डी। भारत के अंतरदेशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, आपको आंसर करना है। तो फटाफट आप आंसर करेंगे कि भारत के अंतरदेशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है। भारत के अंतरदेशीय जलमार्ग, इनलैंड वाटरवेज की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है। तो याद रखना है 14,500 किलोमीटर, भारत के अंतरदेशीय जलमार्ग की कुल लंबाई 14,500 किलोमीटर है। समझ में आया, तो भारत के अंतरदेशीय जलमार्ग की कुल लंबाई 14,500 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। भारत में पहली बार रेल कब चली थी, तो भारत में पहली बार ट्रेन कब चला था, आपको बताना है। आप जानते हैं भारत में रेलवे का जनक किसको कहा जाता है, डलहौजी को। भारत में रेलवे का जनक किसको कहा जाता है, डलहौजी को। डलहौजी के बारे में आप जानते हैं कि राज्य हड़प नीति किसने लगाया था, वेबगत का सिद्धांत किसने शुरू किया था, या राज्य हड़प नीति किसने शुरू किया था, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स शुरू किया था डलहौजी ने, आपको पता होगा। और रेलवे का जनक भी डलहौजी को कहा जाता है, क्योंकि भारत में पहली ट्रेन जो है 16 अप्रैल 1853 को चली थी। इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में पहली ट्रेन कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 को चला था, और यह ट्रेन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच में चली थी। कितना किलोमीटर चला था, तो यह भी याद रखिएगा 35 किलोमीटर चला था। ये पूछता है एग्जाम में कि भारत में पहली ट्रेन जो चली थी वो कितनी किलोमीटर चली थी, तो 35 किलोमीटर चली थी। समझ में आया। तो भारत में पहली ट्रेन जो चली थी वो ट्रायल किया गया था ना, तो भारत में पहली ट्रेन कब चला था, 16 अप्रैल 1853 को। और याद रखना है ये 35 किलोमीटर चला था, और पहला ट्रेन जो है मुंबई से थाने के बीच में चला था। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच में 35 किलोमीटर चला था, 16 अप्रैल 1853 को पहला ट्रेन। और भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है डलहौजी को। डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति शुरू किया गया था। डलहौजी से बहुत सारा सवाल बनता है, उसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। 1857 की क्रांति से पहले डलहौजी था ना, और राज्य हड़प नीति इसी के द्वारा लाया गया था, याद रखिएगा। डलहौजी के बाद कैनिंग बनता है, कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति हुई थी। ये सब आप पढ़े होंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पहली बार भारत के सबसे पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, आपको बताना है। तो यहां पे थोड़ा सा आप सुधारिएगा, पहली बार नहीं होगा,
भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, आपको बताना है। भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा चेन्नई। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे पुराना बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे पुराना बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह, याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये सब सवाल आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। ठीक है, और चेन्नई बंदरगाह को पहले मद्रास बंदरगाह के नाम से जाना जाता था। चेन्नई बंदरगाह को पहले मद्रास बंदरगाह के नाम से जाना जाता था। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह, याद रखिएगा। और भारत में वर्तमान में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं, तो वर्तमान में भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। ठीक है, और एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि नाहवा सेवा बंदरगाह कहां पे है, तो नाहवा सेवा बंदरगाह मुंबई में है। और मुंबई के नाहवा सेवा बंदरगाह के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है, नाहवा सेवा बंदरगाह कहां है, महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। अगला पूछेगा कि दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है, तो याद रखिएगा दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह, ये भी पूछ सकता है, तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्पादन किस खान से होता है, आपको बताना है। तो फटाफट आंसर करेंगे, भारत में सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन किस खान से होता है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा तो आंसर बता सकते हैं आप। ऑप्शन ए कडप्पा बेसिन, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी जादूगोड़ा, झारखंड। ऑप्शन सी कोचीन, केरल। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो भारत में सबसे ज्यादा यूरेनियम खान, याद रखिएगा सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है, तो यहां पे जो आपका आंसर होगा जादूगोड़ा, याद रखिएगा झारखंड। ठीक है, सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है, तो सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्पादन झारखंड के जादूगोड़ा खान से होता है, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का कडप्पा बेसिन, यह भी यूरेनियम उत्पादन के लिए काफी फेमस है, यहां से भी यूरेनियम का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश का कडप्पा बेसिन यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और झारखंड का जादूगोड़ा भी यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा वर्तमान में सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्पादन झारखंड के जादूगोड़ा से होता है, आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आया समझ में? इसके अलावा यह भी याद रखना है कि आंध्र प्रदेश का कडप्पा बेसिन में भी यूरेनियम का उत्पादन होता है। ठीक है, कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है, आंसर करेंगे कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी झारखंड। तो कोरोमंडल कोस्ट कहां स्थित है, तो कोरोमंडल तट याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य में स्थित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो आपको याद रखना है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो आसपास का क्षेत्र है उसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों को याद रखिएगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्र इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है, तो कोरोमंडल तट तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्र कोरोमंडल तट कहलाते हैं, आंसर ऑप्शन नंबर सी। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है, तो आप सभी जानते हैं माजुली द्वीप आसाम में है और माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। माजुली द्वीप आसाम में है और माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके अलावा एक पूछता है कि मोर द्वीप कहां पे है, तो याद रखना है मोर द्वीप भी ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। ठीक है, याद रखना है मोर द्वीप भी ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, पूछता है एग्जाम में। और माजुली द्वीप पूछेगा तो असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है, तो आपको बताना है कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है। ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी काराकोरम, ऑप्शन सी पिरपंजाल, ऑप्शन डी अरावली। तो आपका सही आंसर होगा कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है, तो आपको इस क्वेश्चन का याद रखना है, आंसर अरावली हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है, अरावली पर्वतमाला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है। अरावली पर्वत कहां स्थित है, तो याद रखिएगा अरावली पर्वत का अधिकांश हिस्सा राजस्थान में है। अरावली पर्वत का अधिकांश हिस्सा कहां स्थित है, तो अरावली पर्वत का अधिकांश हिस्सा राजस्थान में स्थित है,
याद रखिएगा। और अरावली पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? तो याद रखिएगा अरावली पर्वत से लूनी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी निकलती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अरावली पर्वत से लूनी नदी निकलती है, याद रखिएगा। और अरावली पर्वत राजस्थान में स्थित है, और अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर स्थित है? आपको बताना है। तो एलिफेंटा की गुफा कहां है? तो आप जानते हैं महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है, और यह एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। या फिर आप याद रखिएगा घारापुरी द्वीप पर है। तो एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है, और एलिफेंटा की गुफा घारापुरी द्वीप या एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? आपको आंसर करना है। तो आप आंसर कीजिए कि विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी गोबी। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका मरुस्थल जो है सर्वाधिक शीत मरुस्थल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा गोबी जो है, याद रखना है गोबी मरुस्थल भी शीत मरुस्थल की कैटेगरी में ही आता है, गोबी मरुस्थल। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में अंटार्कटिका आ गया है, इसलिए अंटार्कटिका आंसर हो जाएगा। तो अंटार्कटिका जो है विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल है। ठीक है, अगर अंटार्कटिका नहीं रहता तो आप गोबी आंसर कर सकते थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है, याद रखिएगा। अगला सवाल, दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आसान सा क्वेश्चन है, दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि दक्कन पठार के आसपास काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, दक्कन पठार के आसपास काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी कहा जाता है, काली मिट्टी को उष्णकटिबंधीय चेरनोजेम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को। काली मिट्टी को उष्णकटिबंधीय चेरनोजेम कहा जाता है। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए काफी ज्यादा उपयोगी होता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए काफी ज्यादा उपयोगी होता है। और काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है। याद रखिएगा, काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है। किससे होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों द्वारा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और बेसाल्ट चट्टानों से ही दक्कन का पठार बना हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि दक्कन का पठार किस प्रकार के चट्टानों से बना है? तो दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टानों से बना है, और बेसाल्ट चट्टान जब टूटेगा तो उससे काली मिट्टी बनेगा। इसका मतलब है कि दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। तो आप कहानी की तरह रिलेट करके पढ़िएगा, तो आपको एक क्वेश्चन से आप बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि दक्कन के पठार में बेसाल्ट चट्टान, दक्कन का जो पठार है वो बेसाल्ट चट्टानों से बना है। ठीक है, दक्कन का पठार किस प्रकार के चट्टान से बना है? दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टानों द्वारा निर्मित है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी बनती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए काफी ज्यादा उपयोगी है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर करें, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे। विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है आपको बताना है। तो आंसर करेंगे विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है उत्तरी अटलांटिक महासागर। आंसर ऑप्शन ए, याद रखिएगा। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय जलमार्ग विकास कार्यक्रम, ऑप्शन बी राष्ट्रीय रेलमार्ग विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम, ऑप्शन डी राष्ट्रीय अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम। तो भारतमाला प्रोजेक्ट याद रखिएगा, भारतमाला प्रोजेक्ट राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतमाला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित है, ऑप्शन सी। क्वार्ट्ज किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वार्ट्ज किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है?
तो आप जानते हैं क्वार्ट्ज जो है आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। तो क्वार्ट्ज किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो याद रखना है क्वार्ट्ज आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पाखल अभयारण्य कहां है? तो फटाफट आंसर करेंगे, पाखल अभयारण्य कहां स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि पाखल अभयारण्य कहां स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आसाम, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आंसर कीजिए पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहां पे है। बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे कि पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहां पे है। उस राज्य का नाम औ से है, आंसर आप कर दीजिए। आसाम लेकिन नहीं होगा आंसर। ठीक है, तो आप आंसर कीजिए क्या होगा, औ से है या तौ से है। तो याद रखिएगा पाखल वन्यजीव अभयारण्य वर्तमान में तेलंगाना में है। कहां है? पाखल वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना में है। याद रखिएगा पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहां है? तो पाखल वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना में स्थित है। और इसका जो निर्माण किया गया था 1952 में किया गया था। तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि तेलंगाना में। ठीक है, तो पाखल वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना राज्य के वारंगल में स्थित है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भूगोल के जनक कौन थे? तो आसान सा क्वेश्चन है, आपको बताना है भूगोल के जनक कौन थे। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है इरेटोस्थनीज को। इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भूगोल का जनक किनको कहा जाता है? तो इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। पृथ्वी की आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नजदीक कौन सी गैलेक्सी है, आपको बताना है। तो आंसर करें, देखिए यहाँ पे गैलेक्सी लिखा हुआ है। ठीक है, नजदीक गैलेक्सी कौन सी है, तो आपको बताना है। इस सवाल का आंसर करेंगे पृथ्वी की आकाशगंगा है मिल्की वे, और मिल्की वे के सबसे नजदीकी गैलेक्सी कौन सा है? तो याद रखिएगा मिल्की वे के सबसे नजदीकी गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। क्या है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो आप इसको लिखिएगा कि पृथ्वी की आकाशगंगा मिल्की वे का सबसे नजदीकी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किस राज्य में सबसे ज्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता है? तो आंसर करेंगे किस राज्य में सबसे ज्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता है? तो सबसे अधिक थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता है महाराष्ट्र के पास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे ज्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता महाराष्ट्र के पास है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है? आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है? यानी खेती करने के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल प्रति हेक्टेयर कौन सा राज्य करता है, आपको बताना है। तो याद रखना है पंजाब। आंसर क्या होगा? पंजाब। तो खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर करने वाला राज्य है पंजाब। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? फटाफट आंसर करेंगे, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है। याद रखना है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहां से गुजरता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरती है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था, आपको बताना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछेगा ये सवाल कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो याद रखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चला था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था, आपको बताना है। तो आप आंसर करेंगे, क्या आंसर होगा? पहला तो आपको ये याद रखना है कि पहला पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, पता है आपको? तो ये भी हम आपको बता देते हैं। पहली 5 ईयर प्लान यानी पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला था। ठीक है, पहला 5 ईयर प्लान जो है 1951 से, याद रखिएगा पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था। ठीक है, पहला पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। याद रखिएगा, इसको भी लिख लीजिए, बहुत पूछता है कि पहला पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। किस मॉडल पर आधारित था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। समझ में आ रहा है? तो पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था।
यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, याद रखिएगा। और पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था खेती पर ध्यान देना, यानी खाद्यान्न उत्पादन पर ध्यान देना, कृषि के क्षेत्र में ध्यान देना। लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है इसको भी आपको याद रखना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो याद रखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था भारी उद्योगों पर ध्यान देना, ठीक है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, याद रखिएगा पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। पूछेगा दूसरा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था द्वितीय पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा। और इस सवाल का सही आंसर क्या होगा, जर्मनी की सहायता से पूछा है, ठीक है। तो आप आंसर कर दीजिए, ये समझ में आ गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और पहला पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये बनेगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन कौन सा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है, एक तो याद रखिएगा भिलाई, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन कौन सा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था। तो एक तो याद रखना है भिलाई, भिलाई जो है रूस की मदद से स्थापित किया गया था। भिलाई जो है रूस की मदद से, ठीक है। तो भिलाई याद रखना है रूस की मदद से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था। राउड किला जो है सही आंसर हो जाएगा, राउड किला जर्मनी की सहायता से। तो याद रखिएगा राउड किला जर्मनी की सहायता से, समझ में आया, राउड किला जर्मनी की सहायता से। इसके अलावा दुर्गापुर पूछेगा तो दुर्गापुर याद रखना है ब्रिटेन की सहायता से, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन कौन सा इस्पात कारखाना का स्थापना किया गया था, एग्जाम में पूछेगा। तो आप ये तीन का नाम याद रखिएगा, इसको काट दीजिएगा, इसको भी काट दीजिएगा, क्योंकि बोकारो जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था, यानी स्थापित हुआ था, समझ में आ रहा है। तो याद रखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन कौन सा इस्पात कारखाना का निर्माण किया गया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भिलाई इस्पात कारखाना का स्थापना किया गया था रूस की मदद से। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर इस्पात कारखाना का स्थापना किया गया था ब्रिटेन की सहायता से। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान राउरकेला स्टील प्लांट का स्थापना किया गया था जर्मनी की सहायता से, समझ में आया। तो जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था राउरकेला, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अब यहां से एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोकारो इस्पात कारखाना। तो याद रखिएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान बोकारो इस्पात कारखाना का स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारी उद्योगों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया था। दूसरा पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर कीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था। तो आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग जानते भी होंगे। तो आपको आंसर करना है वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था। तो अलास्का, याद रखिएगा वर्तमान में अमेरिका का अलास्का राज्य पहले रूस के अधीन था। मतलब ये अलास्का जो है पहले रूस के अंतर्गत आता था, रूस के अधीन था, रूस के अंडर में आता था, ठीक है। तो वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य रूस के अधीन आता था, तो याद रखना है अलास्का, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दादर व नागर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है। तो आंसर करेंगे विच इज द मेन रिवर ऑफ दादरा एंड नागर हवेली। तो दादर और नागर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है आपको बताना है। तो ऑप्शन देख के आप बता सकते हैं दमन गंगा, नाम भी मिल रहा है। दादर और नागर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है, दमन गंगा, ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है कि दमन गंगा दादर व नागर हवेली की मुख्य नदी है, ऑप्शन ए। भद्रा अभयारण्य कहां स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि भद्रा अभयारण्य कहां स्थित है। तो आप जानते हैं भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है, कर्नाटक में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप याद रखिएगा। भद्रा अभयारण्य कहां पे है, तो भद्रा अभयारण्य कर्नाटक में है, आंसर ऑप्शन नंबर ए। तुंगभद्रा नदी कहां बहती है, तो तुंगभद्रा नदी आपको पता है कर्नाटक में बहती है, ठीक है। आपको पता होगा हम्पी शहर कहां पे है, विजयनगर साम्राज्य कहां बसा था, तो विजयनगर साम्राज्य के लिए जाना जाता है हम्पी शहर। हम्पी शहर जो है कर्नाटक में है और हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है, समझ में आया। तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है, रिलेट करके आराम से याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य के लिए जाना जाता है, हम्पी क्षेत्र। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, हम्पी कर्नाटक में स्थित है, याद रखना है। और हम्पी कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ था। और यहाँ पे पूछेगा भद्रा वन्यजीव अभयारण्य, तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में है, याद रखिएगा, ठीक है।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे ज्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? तो आसान क्वेश्चन है, आंसर करेंगे सबसे अधिक कार्बन किस कोयला में पाया जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए नहीं लिखा है, बी में है लिग्नाइट, सी में बिटुमिनस, डी में पिट, एक छोड़ दिया है एंथ्रासाइट, आंसर ही छोड़ दिया है, आंसर होगा एंथ्रासाइट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा कार्बन एंथ्रासाइट कोयला में पाया जाता है। तो याद रखिएगा सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है एंथ्रासाइट, सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन जो है 86% से 97% तक होता है। ठीक है, तो सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट कोयला होता है। एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, याद रखिएगा। लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है, आप सभी जानते हैं लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है, लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है। और सबसे खराब क्वालिटी का कोयला होता है पिट कोयला, याद रखिएगा सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है पिट कोयला। पिट कोयला में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। ठीक है, आंसर याद रखना है क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो क्लास को एक बार आप लोग फटाफट शेयर कीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे क्लास को आप लोग सपोर्ट क्या करें। जिस प्रकार श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, उसी प्रकार पीली क्रांति किससे संबंधित है, आपको आंसर करना है। तो आसान क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति जो है खाद्य तेल फसलों के उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इसका मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, जबकि पीली क्रांति का संबंध खाद्य तेल फसलों के उत्पादन से और तिलहन फसलों के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो पीली क्रांति का मतलब हो गया खाद्य तेल फसलों के उत्पादन और तिलहन फसलों के उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापा जाता है। तो आप जानते हैं वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है और बैरोमीटर का आविष्कार ई टोरेसेली ने किया था। याद रखिएगा वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है और बैरोमीटर का आविष्कार ई टोरेसेली के द्वारा किया गया था। आंसर ऑप्शन नंबर ए। तब थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। 1960 में सिंधु जल समझौता कहां पर हुआ था, आंसर करना है। तो आंसर करें 1960 में सिंधु जल समझौता कहां पर हुआ था, आपको बताना है। ठीक है, तो फटाफट आंसर करेंगे 1960 में सिंधु जल समझौता कहां पर हुआ था। पहला सवाल तो याद रखना है कि सिंधु जल समझौता किसके किसके बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में, सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। भारत की तरफ से कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ये भी पूछ सकता है ना किनके बीच हुआ था, तो याद रखना है जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति तभी थे आयूब खान। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और आयूब खान के बीच में हुआ था। आप लोग आंसर नहीं करते हैं, आंसर आप लोग क्या करें, तो याद रखिएगा कि सिंधु जल समझौता पूछेगा किसके किसके बीच हुआ था, तो सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। पहला सवाल, सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिस पर साइन किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू और आयूब खान के बीच में हुआ था सिंधु जल समझौता। आयूब खान उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखना है कि सिंधु जल समझौता कहां पे हुआ था, कराची में हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, पाकिस्तान के कराची शहर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्लास को एक बार फटाफट आप लोग शेयर कीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। अगला सवाल, बालपक्रम नेशनल पार्क कहां है, तो आप बहुत बार पढ़ चुके हैं बालपक्रम नेशनल पार्क कहां है, तो फटाफट आंसर करें। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी आसाम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो आप जानते हैं बालपक्रम नेशनल पार्क मेघालय में है। आंसर हो जाएगा बालपक्रम नेशनल पार्क कहां है, तो बालपक्रम नेशनल पार्क मेघालय में है। ऑप्शन नंबर बी। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है, तो फटाफट आंसर करेंगे। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है, ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है, तो आप जानते हैं नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी पर्वत का अधिकांश हिस्सा तमिलनाडु में है। नीलगिरी पर्वत का अधिकांश हिस्सा तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। और नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु और केरल राज्य में फैला है।
नीलगिरी पर्वत का अधिकतर हिस्सा तमिलनाडु में है, यह भी आपको याद रखना है। तो पूछेगा नीलगिरी पर्वत कहाँ है, तमिलनाडु में है। नीलगिरी पर्वत को किस नाम से जाना जाता है, तो नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला सवाल 1992 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 1992 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के सम्मेलन ब्राजील में हुआ था, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो बहुत बार आप लोग पढ़े हैं कि 1992 ईस्वी में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में एक सम्मेलन हुआ था, जिसे रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है ना। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है, जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 22 अप्रैल 1992 को ही हुआ था रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन, इसलिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। समझ में आया। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 22 अप्रैल 1992 को पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और तभी डिस्कस किया गया था, तभी बताया गया था कि पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप जानते हैं कि ओजोन परत के संरक्षण हेतु कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में एक सम्मेलन हुआ था ओजोन परत संरक्षण के लिए, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखिएगा, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था ओजोन परत संरक्षण के लिए। 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि और भी क्वेश्चन है अभी। सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ है, तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ है, सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में है, याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जिसमें मोटा कपड़ा, बैग, कालीन आदि बनाया जाता है वो क्या होगा, मतलब इनमें से किसके द्वारा मोटा कपड़ा, बैग, कालीन आदि बनाया जाता है, आपको बताना है। ठीक है, तो जूट के द्वारा, आप जानते हैं जूट के द्वारा मोटा कपड़ा, बैग, कालीन इत्यादि बनाया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सी नदी सतपुरा से निकलती है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कौन सी नदी सतपुरा पहाड़ी से निकलती है, तो पहला एक तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सतपुरा पर्वत कहाँ पे है, सतपुरा पर्वत मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। तो कौन सी नदी सतपुरा पर्वत से निकलती है, आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है नर्मदा नदी, नहीं, नर्मदा नदी तो मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, तो नर्मदा तो आंसर नहीं होगा, ताप्ती हो जाएगा। ताप्ती नदी याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो कौन सी नदी सतपुरा पर्वत से निकलती है, तो याद रखिएगा सतपुरा पर्वत से कौन सी नदी निकलती है, तो ताप्ती नदी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और नर्मदा नदी का याद रखिएगा कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, याद रखिएगा। और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में सतपुरा की पर्वत से निकलती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़िए, आंसर कीजिए। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी राजस्थान। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछेगा, तो आप जानते हैं सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको चेंज करना पड़ेगा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछ देगा, तो आप याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। समझ में आया, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार कीजिएगा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछता है, तो आप याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। समझ में आया, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, याद रखना है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तब आप आंसर करेंगे अरुणाचल प्रदेश। अगर पूछता 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो आप आंसर करेंगे सिक्किम। समझ में आया, हम आपको दोनों बता दिए, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, आपको बताना है। विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारत में हरित क्रांति का जनक, तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, जबकि विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। और नॉर्मन ई बोरलॉग को 1970 में नोबेल पुरस्कार मिला था,
ये भी याद रखना है। ठीक है, पूछता है नॉर्मन ई बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो नॉर्मन ई बोरलॉग को 1970 में नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या भरतपुर पक्षी विहार कहाँ है? तो आप सभी जानते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर पक्षी विहार कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या भरतपुर पक्षी विहार कहाँ पे है? राजस्थान में। तो बहुत बार आपको हम नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ सवाल पढ़ाए हैं, टॉपिक पढ़ाए हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो देखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, जुलू जनजाति किस देश में निवास करती है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जुलू जनजाति किस देश में निवास करती है, आपको बताना है। ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो जुलू जनजाति के लोग दक्षिण अफ्रीका में निवास करते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जुलू जनजाति के लोग दक्षिण अफ्रीका में निवास करते हैं, आंसर ऑप्शन डी। तो क्लास को प्लीज एक बार आप लोग शेयर कीजिएगा, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो NH44। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो ऑप्शन के हिसाब से NH44। अगला सवाल है, मोतियों का शहर किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोतियों का शहर किसे कहा जाता है, आपको बताना है। तो अगर आपको पता है तो आप आंसर करेंगे मोतियों का शहर किसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, मोतियों का शहर किसे कहा जाता है, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी सूरत। तो आप आंसर कीजिए मोतियों का शहर किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा हैदराबाद को, हैदराबाद को कहा जाता है मोतियों का शहर। ठीक है, तो ऑप्शन में आप लिख लीजिएगा इसको हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तेलंगाना के हैदराबाद शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है, याद रखेंगे तेलंगाना के हैदराबाद शहर को मोतियों का शहर, सिटी ऑफ पर्ल्स किसे कहा जाता है? तो हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स कहा जाता है, आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। ठीक है, आया समझ में? अगला सवाल, राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई किसका प्लांट है? तो बच्चा बच्चा जानता है राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई स्टील प्लांट है, यानी लो इस्पात कारखाना है। और याद रखिएगा कि दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखाना का निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई इस्पात कारखाना का निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। बोकारो इस्पात कारखाना का निर्माण तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, याद रखिएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी। उत्तरी दक्षिणी तथा पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर कहां पर काटती है? तो उत्तरी दक्षिणी एवं पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर कहां पर काटती है, आपको बताना है। तो याद रखना है झांसी से आंसर हो जाएगा। तो उत्तरी दक्षिणी एवं पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर कहां पर मिलती है? झांसी में मिलती है, आंसर ऑप्शन नंबर सी। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, तो आप देख के ही आंसर कर सकते हैं कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है सुएज नहर। कौन सी नहर जोड़ती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा सुएज नहर रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ती है। सुएज नहर रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सुएज नहर कहां है? तो आप जानते हैं कि मिस्र में है सुएज नहर। पूछेगा सुएज नहर कहां पे है, तो आप याद रखिएगा सुएज नहर मिस्र में है। नील नदी कहां से बहती है? तो मिस्र से ही, मिस्र में बहती है नील नदी, आप जानते हैं नील नदी को मिस्र का देन कहा जाता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली नहर है सुएज नहर। सुएज नहर मिस्र में है, आंसर ऑप्शन नंबर ए। और भी बहुत सारा सवाल सुएज नहर से बनता है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगला सवाल, भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की नवीन, ध्यान दीजिएगा, भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि हिमालय, हिमालय जो है भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। तो भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, याद रखना हिमालय, आंसर ऑप्शन नंबर बी। जनसंख्या वृद्धि दर निर्धारित की जाती है, तो आंसर करेंगे जनसंख्या वृद्धि दर किस प्रकार निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए जन्म दर के आधार पर, ऑप्शन बी मृत्यु दर के आधार पर, ऑप्शन सी दोनों। तो सही आंसर क्या होगा? दोनों। जनसंख्या वृद्धि दर निर्धारित किया जाता है जन्म दर के आधार पर और मृत्यु दर के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहां है? तो आप सब जानते हैं, देख के ही बता सकते हैं, मध्य प्रदेश में है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। आपको पता होगा सबसे अधिक नेशनल पार्क वाला राज्य है मध्य प्रदेश, सबसे अधिक नदियों वाला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वन यानी जंगल कहां पे है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखना है कौन कौन सा नेशनल पार्क है। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहां पे है? एक तो ये हो गया कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहां पे है? मध्य प्रदेश में।
पेंच नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। पन्ना टाइगर रिजर्व बहुत पूछता है, पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। पन्ना हीरे की खान है, आपको पता होगा पन्ना गोल्ड माइंस है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, पन्ना गोल्ड माइंस। ठीक है, पन्ना क्या है पूछेगा, पन्ना क्यों प्रसिद्ध है? तो पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है, सॉरी पन्ना जो है डायमंड के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पन्ना जो है डायमंड के लिए प्रसिद्ध है, कहां पे है? मध्य प्रदेश में, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व कहां पे है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व याद रखना है कि मध्य प्रदेश में है। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहां पे है? एक मिनट, तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहां पे है? तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा। विश्व में दाल उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो विश्व में दाल उत्पादन में भारत का हिस्सा 24% है। आंसर याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। विश्व में दाल उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना है? तो विश्व में दाल उत्पादन में भारत का हिस्सा 24% है, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक है? तो सभी जानते हैं कि सबसे अधिक साक्षर राज्य है केरल। केरल का साक्षरता दर है 94%। साक्षरता दर कितना है? तो याद रखिएगा केरल का साक्षरता दर है 94%। और भारत की सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सी है? तो केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल, साक्षरता दर 94%। ठीक है, तो क्लास को एक बार फटाफट आप लोग शेयर कीजिएगा, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे। और जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए तो प्लीज क्लास को आप लोग लाइक करें। समुद्री जल सतह का औसत तापमान लगभग कितना होता है? तो याद रखिएगा समुद्री जल सतह का औसत तापमान लगभग 17 डिग्री सेल्सियस होता है। समुद्री जल सतह का औसत तापमान 17 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन नंबर बी। मुंबई को पुणे से जोड़ने वाली कौन सा दर्रा है, आपको बताना है। तो मुंबई को पुणे से जोड़ता है, आपको पता है कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोरघाट दर्रा जोड़ता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा कि कौन सा दर्रा कहां पे है, कौन सा दर्रा किसे जोड़ता है, पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो मुंबई को पुणे से जोड़ता है भोरघाट दर्रा, याद रखिएगा। पूछेगा कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है कौन सा दर्रा? तो भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ती है, ऑप्शन नंबर ए। गोल्डन ट्रायंगल किन शहरों को जोड़ता है, आपको बताना है। गोल्डन ट्रायंगल किन शहरों को जोड़ता है, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गोल्डन ट्रायंगल, तो याद रखिएगा गोल्डन ट्रायंगल नई दिल्ली, आगरा और जयपुर को जोड़ता है। पूछेगा गोल्डन ट्रायंगल किसे जोड़ता है? तो गोल्डन ट्रायंगल नई दिल्ली, आगरा और जयपुर को जोड़ता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। समझ में आया? तो भारत का गोल्डन ट्रायंगल एक पर्यटन सर्किट है। भारत का गोल्डन ट्रायंगल एक पर्यटन सर्किट है जो नई दिल्ली, आगरा और जयपुर को जोड़ता है। आंसर ऑप्शन नंबर 4। कौन सा रेलवे अरब सागर के समानांतर चलता है? तो आंसर करेंगे कौन सा रेलवे अरब सागर के समानांतर चलता है? कौन सा रेलवे अरब सागर के समानांतर चलता है? ऑप्शन ए दक्षिण रेलवे, ऑप्शन बी दक्षिणी तटीय रेलवे, ऑप्शन सी कोंकण रेलवे, ऑप्शन डी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो याद रखिएगा कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे अरब सागर के समानांतर चलता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोंकण रेलवे अरब सागर के समानांतर चलता है, आंसर ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। ठीक है, भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो भूगोल वर्ड जो है सबसे पहले किसने दिया था, आपको बताना। बहुत आसान क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले भूगोल शब्द इरेटोस्थनीज के द्वारा दिया गया था। सबसे पहले भूगोल शब्द इरेटोस्थनीज के द्वारा दिया गया था। किस दक्षिण एशिया देश के पास सबसे बड़ा घरेलू संचार प्रणाली है? तो आंसर करेंगे किस दक्षिण एशिया देश के पास सबसे बड़ा घरेलू संचार प्रणाली है? तो सबसे बड़ी घरेलू संचार प्रणाली वाला देश कौन सा है दक्षिण एशिया का, आपको बताना है। तो याद रखना है भारत। ठीक है, तो दक्षिण एशिया, कौन सा दक्षिण एशिया का देश है जिसके पास सबसे बड़ा घरेलू संचार प्रणाली है? तो याद रखिएगा भारत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहां पे छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में हम लिख देते हैं उत्तर प्रदेश है तो गेहूं उत्पादन में। गन्ना उत्पादन में सबसे अधिक कौन सा है? गन्ना लिख लीजिएगा। गन्ना उत्पादन में सबसे अधिक
पूछा है गन्ना उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा गन्ना उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। ठीक है, ये भी आसान है, आप इसका आंसर कर दीजिएगा। याद रखना है चावल और गेहूं के उत्पादन में विश्व में चीन जो है नंबर 1 है। याद रखिएगा चावल और गेहूं के उत्पादन में चीन विश्व में नंबर 1 है। चावल और गेहूं के उत्पादन में चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पे आता है। समझ में आया? चावल और गेहूं के उत्पादन में चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पे आता है, ये भी आपको याद रखना है। और गन्ना उत्पादन में अग्रणी है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। इदुक्की परियोजना किस राज्य में और किस नदी पर है, तो इदुक्की परियोजना, इदुक्की डैम किस नदी पर है आपको बताना है। तो इदुक्की डैम आपको पता होगा केरल में है। कहां है? केरल में है, और ये पेरियार नदी के ऊपर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा इदुक्की डैम किस नदी के ऊपर है, तो इदुक्की डैम पेरियार नदी के ऊपर है, और इदुक्की डैम केरल में है। पेरियार नदी कहां से बहती है, तो पेरियार नदी केरल राज्य में बहती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी और भी क्वेश्चन बनता है, कौन कौन सा झील है केरल में, अष्टमुडी झील कहां पे है, केरल में है। वेम्बनाथ झील कहां पे है, केरल में है। साइलेंट वैली कहां पे है, केरल में है। तो ये सब आपको याद रखना है, पूछता है। ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है आपको बताना है। तो आप जानते हैं विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, आपको बताना है। तो आसान क्वेश्चन है, देखते ही आप आंसर कर सकते हैं कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है। तो आप जानते हैं विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी के ऊपर है। ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में है, और यह जाम्बेजी नदी के ऊपर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी के ऊपर है, दक्षिण अफ्रीका में है ये, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन सा देश है जहां पे विक्टोरिया जलप्रपात फैला है, तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच, दक्षिण अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच की सीमा पर जाम्बेजी नदी के ऊपर विक्टोरिया जलप्रपात है। याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाम्बेजी नदी के ऊपर है विक्टोरिया जलप्रपात। समझ में आया? और किस देश का सीमा पर है, तो ये भी याद रखिएगा जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में है विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है, अबरक उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो आपको पता होगा अबरक उत्पादन में भारत जो है नंबर 1 है। पूछेगा अबरक उत्पादन में नंबर 1 देश कौन सा है, तो अबरक उत्पादन में भारत जो है नंबर 1 है। लेकिन यहाँ पे पूछा है राज्य कौन सा है, तो अबरक उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो झारखंड में होता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु भारत, तमिलनाडु, झारखंड, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, झारखंड याद रखना है। ठीक है, तो अबरक उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो भारत में सबसे अधिक अबरक का उत्पादन झारखंड में होता है वर्तमान में। और याद रखिएगा अबरक उत्पादन में भारत जो है नंबर 1 है। अबरक उत्पादन में माइका के उत्पादन में भारत नंबर 1 है, और झारखंड जो है, झारखंड में सबसे अधिक माइका का उत्पादन होता है। ठीक है, गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा है, तो आप जानते हैं गेहूं उत्पादन में चीन जो है नंबर 1 है। चावल के उत्पादन में भी चीन नंबर 1 है, भारत जो है सेकंड नंबर पे है। तो गेहूं और चावल के उत्पादन में भारत सेकंड नंबर पे है, और गेहूं और चावल के उत्पादन में चीन जो है नंबर 1 पे है। तो आंसर हो जाएगा चीन। समझ में आया? आंसर ऑप्शन नंबर बी। उत्तर पूर्वी भारत के अन्य राज्यों के साथ मणिपुर में कौन सी जनजाति प्रमुख रूप में निवास करती है, तो मणिपुर में कौन सा जनजाति निवास करता है आपको बताना है। ठीक है, तो कुकी जनजाति कहां निवास करती है, मणिपुर में। तो याद रखना है कुकी जनजाति के लोग मणिपुर में निवास करते हैं। मणिपुर में लोकटक झील है, मणिपुर में केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। संगाई हिरन मणिपुर में निवास करता है। संगाई फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। याद रखिएगा, तो कुकी जनजाति मणिपुर में। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। अब जो बच्चा रेगुलर क्लास कर रहा है, रेगुलर पढ़ रहा है, ये सब क्वेश्चन को तो आराम से बना सकता है। आप जानते हैं काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, काली मिट्टी को उष्ण चेरनोजेम वाली मिट्टी कहा जाता है, काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी कहा जाता है। और काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। काली मिट्टी कहाँ पे आपको मिलेगा ज्यादातर, तो काली मिट्टी याद रखना है कि गुजरात, महाराष्ट्र इन सब क्षेत्रों में फैला हुआ है। और काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए काफी ज्यादा उपयोगी होता है। ठीक है, और याद रखना है कि दक्कन का पठार के आसपास का जो क्षेत्र है काली मिट्टी के लिए जाना जाता है, क्योंकि दक्कन का पठार जो है बेसाल्ट चट्टानों से बना है, और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओडिशा के रायगढ़, कालाहांडी, कोरापुट, कंधमाल और सुंदरगढ़
जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो आपको पता होगा उड़ीसा में बॉक्साइट का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन पूछेगा, नंबर 1 राज्य पूछेगा उत्पादन में, तो आप इसको भी याद रखिएगा कि सबसे अधिक उत्पादन बॉक्साइट का कहां होता है? उड़ीसा में। समझ में आया? यहां लिखा है देखिए, तो पूछेगा तो उड़ीसा किसके उत्पादन में नंबर 1 है? तो बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन भारत में कहां पे होता है? उड़ीसा में होता है। और पूछेगा कहां कहां? तो रायगढ़, उड़ीसा का रायगढ़, कालाहांडी, कोरापुट, कंधमाल और सुंदरगढ़ जिला जो है याद रखना है कि बॉक्साइट उत्पादन के लिए जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर कीजिएगा। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का इसके आप जानते ही हैं। ठीक है, किस इस्पात संयंत्र के अंतर्गत आता है? तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस इस्पात संयंत्र के अंतर्गत आता है आपको बताना है। तो आंसर करेंगे हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस इस्पात संयंत्र के अंतर्गत आता है, तो आपको आंसर करना है। ठीक है, तो यहां पे आंसर हो जाएगा राउरकेला स्टील प्लांट। याद रखिएगा राउरकेला स्टील संयंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का स्थापना जो किया गया था वो राउरकेला स्टील प्लांट की देखभाल के लिए किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस इस्पात संयंत्र के अंतर्गत आता है? तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला स्टील प्लांट के अंतर्गत आता है। राउरकेला स्टील प्लांट के देखरेख के लिए हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का गठन किया गया था। यह क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्लास को एक बार आप लोग फटाफट शेयर कीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। झूम खेती जिसे स्थानांतरित कृषि या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, भारत के किस क्षेत्र में उपयोग में लाया जाता है या प्रचलित है? ठीक है, आपको पता होगा झूम खेती को स्थानांतरित खेती कहा जाता है या फिर इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, और यह पूर्वोत्तर भारत में प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वोत्तर भारत। ठीक है, तकलामाकन डेजर्ट कहां पे है? तो आप जानते हैं तकलामाकन डेजर्ट चीन में है। कहां है तकलामाकन डेजर्ट? कहां है? तो चीन में है तकलामाकन डेजर्ट। याद रखना है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आसान क्वेश्चन है ये सब। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है आपको बताना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है सिसिली द्वीप। कौन सा? सिसिली द्वीप। और सिसिली द्वीप कहां पे है? इटली में है। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको याद रखना है तो आप याद रखिएगा भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है सिसिली द्वीप। और यह कहां स्थित है? तो सिसिली द्वीप इटली में स्थित है। याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया? तो भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है सिसिली द्वीप और सिसिली द्वीप इटली में स्थित है। याद रखिएगा। एशियाई सिंह कहां पाए जाते हैं? एशियाई सिंह यानी एशियाटिक लायन कहां निवास करते हैं? एकदम आसान क्वेश्चन है। आपको पता है गिर नेशनल पार्क। एशियाटिक शेर कहां पाए जाते हैं? तो गिर नेशनल पार्क गुजरात में है और गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में है, जहां पर एशियाटिक लायन पाए जाते हैं। तो एशियाटिक शेर के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? तो गिर नेशनल पार्क। ये कहां पे है? गुजरात में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। तो ये भी आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहां होता है? तो गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहां से होता है आपको बताना है। तो गल्फ स्ट्रीम का उद्गम मैक्सिको की खाड़ी से होता है। यानी गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहां से होता है? गल्फ स्ट्रीम का उद्गम मैक्सिको की खाड़ी से होता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रशांत और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि अलग करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। तो प्रशांत और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि अलग करती है आपको बताना है। तो फटाफट आंसर करें। प्रशांत और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो याद रखना है मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को अलग करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा। ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? तो आप जानते हैं ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। तो ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया था। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो आप जानते ही हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत 1995 ईस्वी में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया था। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत भारत के 4 बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता को जोड़ा गया था। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा है, राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है।
तो याद रखिएगा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत 1995 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया था और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत भारत के 4 बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता को जोड़ा गया था। आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, तेंदु, पलाश, अमलतास, बेल व खैर किस प्रकार के वनों के उदाहरण है, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तेंदु, पलाश, अमलतास, बेल व खैर किस प्रकार के वनों के उदाहरण है, तो याद रखिएगा शुष्क पर्णपाती वन या फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इसे कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो तेंदु, पलाश, अमलतास, बेल व खैर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या शुष्क पर्णपाती वन के उदाहरण है। आंसर ऑप्शन नंबर ए। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। तो हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, आपको बताना है। ठीक है, तो हिमालय की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है कंचनजंगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और कंचनजंगा कहां पे है, सिक्किम में है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। हिमालय की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। और कंचनजंगा कहां पे है, तो सिक्किम में है, याद रखिएगा। ठीक है, हिमालय की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है, याद रखिएगा। अगला सवाल, धूसर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, किसके उत्पादन से है, आपको बताना है। तो आसान सा सवाल है, आपको आंसर करना है। धूसर क्रांति का संबंध, ग्रे रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है। ठीक है, आप आंसर करेंगे। अगर आपसे पूछता मत्स्य उत्पादन, तो आप जानते हैं नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन। नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन पूछेगा तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, श्वेत क्रांति का उत्पादन है दुग्ध उत्पादन से। और इस सवाल का आंसर होगा उर्वरक उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो धूसर क्रांति या ग्रे रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है, उर्वरक उत्पादन से संबंधित है धूसर क्रांति या ग्रे रिवॉल्यूशन, याद रखिएगा। हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से, याद रखिएगा। गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। अगला पूछेगा जूट उत्पादन का संबंध किससे है, तो स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध है जूट उत्पादन से, याद रखिएगा। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से, याद रखिएगा। भूरी क्रांति का संबंध किससे है, तो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है भूरी क्रांति, यानी ग्रे मतलब क्या होता है, भूरा। तो धूसर क्रांति या ग्रे क्रांति या भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है, याद रखिएगा, पूछता है। लाल क्रांति का संबंध पूछेगा तो टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति, याद रखिएगा। ठीक है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली के पूछेगा, झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है, तो याद रखिएगा झींगा मछली उत्पादन से संबंधित क्रांति को क्या कहा जाता है, तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, झींगा मछली उत्पादन से संबंधित क्रांति को क्या कहा जाता है, तो गुलाबी क्रांति, याद रखिएगा। मछली उत्पादन से संबंधित क्रांति है नीली क्रांति या फिर उसको ब्लू रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है, एग्जाम में यहां से सवाल पूछता है क्रांति से, याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन। क्लास को प्लीज एक बार आप लोग शेयर करें, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। और जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अगला सवाल, मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है, तो एकदम आसान है। मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है, फसल उत्पादन के साथ साथ पेट्रोलियम, मतलब कुछ भी लिख दिया है। फसल उत्पादन के साथ पशुपालन, फसल उत्पादन के साथ साथ मत्स्य पालन भी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं मिश्रित कृषि के अंतर्गत पशुपालन भी आएगा, तो याद रखना है फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी आता है मिश्रित कृषि के अंतर्गत। आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है, तो फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी इसमें सम्मिलित रहता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो आप जानते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। तो ब्लू रिवॉल्यूशन या नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इतना ही सवाल था। उम्मीद करेंगे आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट था। सारे सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे, साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट था उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास को आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, क्लास को लाइक अवश्य कीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी बच्चे क्लास में नए हैं आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और किसी भी टॉपिक में आपको डाउट होगा तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
जय हिंद, जय भारत, जय बीएसए। धन्यवाद।